हेलो एवरीवन। हम लोग सेबी एलओडीआर फिफ्थ अमेंडमेंट 2021 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट वन में हम ऑलरेडी ओवरऑल एनालिसिस कर चुके हैं फिफ्थ अमेंडमेंट का, और आज से यानी कि पार्ट टू से हम लोग शुरू कर रहे हैं रेगुलेशन वाइज क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये हम सभी जानते हैं कि एलओडीआर का चैप्टर 4 इक्विटी लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है और चैप्टर 5 डेट लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद कुछ डेट लिस्टेड कंपनीज को चैप्टर 4 के कुछ रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है। तो ऐसी कौन सी ये डेट लिस्टेड कंपनीज हैं और ऐसे कौन से रेगुलेशंस हैं चैप्टर 4 के, इसके बारे में बात करते हैं। ये है चैप्टर 4। चैप्टर 4 जैसा कि आप जानते हैं अभी तक एप्लीकेबल था सिर्फ ऐसी कंपनीज पे जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ एनएससी या बीएससी में लिस्ट हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का बेसिकली मतलब होता है इक्विटी शेयर्स, लेकिन अब यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ को भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि अब ये जो चैप्टर 4 है ये कुछ डेट लिस्टेड कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा। तो चैप्टर 4 में जो एप्लीकेबिलिटी का रेगुलेशन है विच इज़ रेगुलेशन 15, उसमें एक नया सब रेगुलेशन ऐड किया है जिस सब रेगुलेशन का नाम है 1A, और ये बात करता है कि रेगुलेशन 16 से रेगुलेशन 27 तक डेट लिस्टेड कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा। और किस तरह की वो डेट लिस्टेड कंपनी होंगी? जिनकी जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है लिस्टेड कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ की 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है। सिंपली मैं अगर आपको बताऊं एक कॉमन एग्जांपल लेके कि अगर आपने एनसीडी इशू किए हैं और आपका जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 31 मार्च 2021 को अगर वो 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, तो आपको रेगुलेशन 16 से लेकर रेगुलेशन 27 तक आपको कंप्लाई करना है। और इस तरह की जो कंपनी है इनको नाम दिया गया है हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। तो ये एक नया टर्म है और इसको शॉर्टकट में आप बोल सकते हो एचवीडी लिस्टेड कंपनी, यानी कि हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी। और हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी का मतलब यही है कि मार्च 31 2021 को आपका जो डेट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट इज ₹500 करोड़ एंड मोर। और अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोवाइजो की बात करूं तो ये बात करता है कि मान लीजिए 31 मार्च 2021 को आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था इतना नहीं था, लेकिन बाद में हो जाता है, ड्यूरिंग द ईयर हो जाता है, तो आपको विद इन 6 मंथ आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा इन रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन 1, 2 एंड 3। 1 और 2 ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। ये बात करते हैं हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज कौन है। और अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन 3 की, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इस पर्टिकुलर रेगुलेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसको अभी इम्प्लीमेंट किया गया है कंप्लाई और एक्सप्लेन की बेसिस पे, यानी कि आपको या तो कंप्लाई करना है और अगर आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रीज़न देना है, एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों अभी भी आपने कंप्लाई नहीं किया। और इसके लिए आपको मार्च 31 2023 तक का टाइम दिया गया है और उसके बाद ये जो कंप्लाइंस है ये मैंडेटरी हो जाएगी। तो क्योंकि रेगुलेशन 27 को भी आपको कंप्लाई करना है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि रेगुलेशन 16 से रेगुलेशन 27 तक आपको कंप्लाई करना है। तो रेगुलेशन 27 जो है वो बात करता है क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की। तो जो क्वार्टरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आप सबमिट करोगे उसी में आपको रीज़न देना है कि क्यों आपने अभी तक कंप्लाई नहीं किया है इस पर्टिकुलर रेगुलेशन को। क्विकली एक बार देखते हैं कि रेगुलेशन 16 से लेके रेगुलेशन 27 तक कौन कौन से कंप्लाइंसेज हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। डिटेल में हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। रेगुलेशन 16 बात करता है डेफिनेशन की, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी डेफिनेशन है। रेगुलेशन 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन, तो इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, विमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से रेगुलेशन 18 बात करता है ऑडिट कमिटी। रेगुलेशन 19 और रेगुलेशन 20 बात करते हैं एनआरसी की और स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी की। रेगुलेशन 21 बात करता है रिस्क मैनेजमेंट कमिटी की। रेगुलेशन 22 बात करता है विजिल मैकेनिज्म की। रेगुलेशन 23 बात करता है आरपीटीज यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन।
Then Regulation 24 talks about compliance with respect to subsidiary companies. रेगुलेशन 24A ये बाद में इंसर्ट हुआ था, जो बात करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट की प्लस से भी कंप्लाइंसेस की। रेगुलेशन 25 बात करता है ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रेगुलेशन 26 बात करता है ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट को क्या कंप्लाइंसेस करनी है। रेगुलेशन 27 बात करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की और बाकी अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो अब आप पे, यानी कि अगर आप एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी है तो आप पे ये सारी की सारी कंप्लाइंसेस एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना बोर्ड का जो कंपोजिशन है हो सकता है वो चेंज करना पड़े। अभी तक आप पे ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं थी, आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आपको ऑडिट कमेटी से अप्रूव कराना होगा और उसमें भी एक कंडीशन है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी है। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंप्लाइंसेज हैं। फॉर एग्जांपल विजिल मैकेनिज्म है, तो ये सब आप पे अब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ रेगुलेशंस में कुछ स्पेसिफिक चेंज किए हैं, वो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें रेगुलेशन 21 की, ये बात करता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एज वी नो कि ये हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है, तो उसी को यहाँ पे फर्दर क्लैरिफाई कर दिया है या फिर रेगुलेशन में ही ऐड कर दिया गया है कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ पे तो ये एप्लीकेबल है ही, लेकिन अगर आप एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी है तो आप पे भी ये एप्लीकेबल है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। इसी तरह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करें रेगुलेशन 23 की, तो रेगुलेशन 23 में एक कंप्लायंस है एंड दैट कंप्लायंस सेज दैट एवरी लिस्टेड कंपनी हैज़ टू सबमिट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर। एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना है स्टॉक एक्सचेंजेस को। सो वी ऑल नो दिस कंप्लायंस, ये कंप्लायंस ऑलरेडी है फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी के लिए भी, लेकिन हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी को जो टाइमलाइन दिया गया है वो टाइमलाइन है कि जब आप अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स सबमिट करेंगे उसी के साथ आपको ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट है सबमिट करनी है। यानी कि जो बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको 30 डेज़ का टाइम दिया गया है। अगर मेरी बोर्ड मीटिंग आज है, मैंने अपने रिजल्ट्स को आज डिक्लेयर किया है, तो मुझे 30 डेज़ का टाइम मिलता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट को सबमिट करने का। लेकिन हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी के लिए इसको अलॉन्ग विद स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स कर दिया गया है। इसके बाद रेगुलेशन 25 जो डील करता है ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू आईडीज़, तो इसमें एक सब रेगुलेशन ऐड किया है और ये सब रेगुलेशन बात करता है डीएनओ इंश्योरेंस की। अभी तक ये जो डीएनओ इंश्योरेंस है ये डेट लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अगर आप एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी है तो आपको अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए डीएनओ का इंश्योरेंस लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन 26 की, जो डील करता है ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट, केएमपी, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर। इसका जो सब रेगुलेशन 1 है ये बताता है कि एक जो डायरेक्टर है वो कितनी कमिटीज़ में मेंबर हो सकता है या फिर चेयरपर्सन हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि 10 कमिटीज़ की यहाँ पे लिमिट है, प्लस चेयरपर्सन के लिए 5 कमिटीज़ की लिमिट है। यहाँ पे कौन सी कंपनीज़ की कमिटी को इंक्लूड किया जाता है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, उनको उनकी कमिटीज़ को हम कंसिडर करते हैं। वही प्राइवेट कंपनीज़ को या फिर फॉरेन कंपनी को या फिर सेक्शन 8 कंपनी की जो कमिटीज़ हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं। एक और एक्सक्लूजन यहाँ पे अभी बता दिया गया है एंड दैट इज़ हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज़। लेकिन अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं और आप एक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज़ भी हैं, तो मेरे हिसाब से क्योंकि आप पहले एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपकी जो कमिटीज़ हैं उनको कंसिडर किया जाएगा फॉर दिस लिमिट। और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है और हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी है देन यू विल नॉट बी काउंटेड फॉर दिस लिमिट। तो ये बात हमने कर ली चैप्टर 4 की, यानी कि चैप्टर 4 के कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो आप हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की।